Good morning students, I am Preeti Singh present here for civics class of 9th standard. Student, this is 4th part of your 2nd chapter in civics and topic is philosophy of the constitution. Basically in this portion we will discuss about our constitution and preamble. Okay. So students, topic is philosophy of the constitution. That means values that inspired and guided are embedded in the preamble of the Indian Constitution. Okay, and they guide all the articles of the Indian Constitution. क्या मीन्स वो सारे वैल्यूज इंस्पिरेशंस जो भी जिसने हमें क्या क्या इंस्पायर किया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, तो सिर्फ वही नहीं है किसमें फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इवन और इसके साथ साथ और क्या ये गाइड करती है किन चीज़ों को, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उनको भी गाइड करती है. द कॉन्स्टिट्यूशन begins with a short statement of its basic values and that is called preamble. Okay, preamble of the constitution, taking inspiration from American models. Okay, and many other countries are contemporary countries of the world have chosen to begin their constitutions with a preamble. सिर्फ इंडिया ने नहीं, ये preamble का जो मॉडल है ये कहाँ से बेसिकली हमने अडॉप्ट करा हुआ है, कहाँ से ये मॉडल मिल लिया, अमेरिका से. सिर्फ इंडिया ने नहीं, इवन वर्ल्ड की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अमेरिकन मॉडल पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ को इंक्लूड करा हुआ है, प्रियम्बल को. ओके, सो प्रियम्बल, व्हाट इज प्रियम्बल? दिस इज अ बेसिक शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ बेसिक वैल्यूज ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड प्रियम्बल. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन अमेरिकन मॉडल you will find or you can see in your book about the short articles of preamble. Look here, this is the small article has taken from American preamble. Okay, what is written here? We the people of the United States. And same thing हमारे अपने भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? We the people of India. Okay, so see, ये हम रीड कर रहे हैं कहाँ का प्रियम्बल, अमेरिका का जो प्रियम्बल है उसे भी शॉर्ट में यहाँ पे रीड करते हैं. आफ्टर दैट आई डिस्कस आवर ओन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रियम्बल. ओके, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मोर परफेक्ट यूनियन, स्टैब्लिश जस्टिस, इंश्योर डोमेस्टिक prosperity, provide for the common defense, promote the general welfare and secure the blessing of liberty to ourselves and our prosperity, to order and establish this constitution for the United States of America. ये तो था प्रियम्बल कहाँ का, अमेरिका का. राइट, अपनी बुक में भी देख सकते हो, आप वहाँ पे रीड कर सकते हो. मे बी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे कि इसमें रीड करने में थोड़ी सी इनकी जो राइटिंग स्टाइल है दैट इज़ द डिफरेंट. ओके, एंड नेक्स्ट ये जो एक आर्टिकल आपको अपनी बुक में दिखेगा स्टूडेंट्स, सी दिस इज़ द प्रियम्बल ऑफ साउथ अफ्रीका. जो इस बुक पे स्टार्टिंग में स्टोरी मैंने आपको बोला था, एक शॉर्ट सी स्टोरी है, उसको आप रीड करना. एंड फर्स्ट पोर्शन के अलावा जो भी सारे टॉपिक थे वो हम लोगों ने डिस्कस करे हुए कि कैसे साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनता किस तरह से, एक था ना उसमें कितना ट्रस्ट करना मुश्किल था, किसके साथ, यूरोपियन के साथ या स्पेशली ब्रिटिशर्स के साथ, तो किस तरह से उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, क्या क्या है इसके फंक्शन वगैरह, तो वो सब कुछ हमने उसमें डिस्कस करा. तो ये साउथ अफ्रीका का है, इसको थोड़ा सा देखते हैं. तो वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका रिकग्नाइज द इनजस्टिस ऑफ आवर पास्ट, honor those who suffered for justice and freedom in our land, respect those who have worked to build and develop our constitution, and believe that South Africa belongs to all who live in it, united in our diversity. स्टूडेंट्स, इसके आगे भी पैराग्राफ है. इट मीन्स हमें आपको बता दें जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ का, तो आप एक बार रीड करोगे, ऐसा नहीं कि 100%, बट आपको ये लगेगा कि एज इट इज़ हमने काफ़ी सारी लाइनें अपनी प्रियम्बल में शामिल करा हुआ है. बट यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका का आप रीड करोगे, यहाँ देखोगे उन्होंने क्या क्या चीज़ें उसमें दी हैं कि ये किसकी रिस्पेक्ट और जस्टिस की बात कर रहे हैं कि जो कुछ भी पास्ट में होना नहीं चाहिए था, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट था ना वहाँ पे, तो उन्होंने कहा वो चीज़ें तो है जिसको सफ़र किया हमारे अपने लोगों ने, सेक्रीफाइस किया, हम सबकी क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. और उसके साथ साथ क्या करते हैं कि हर वो क्लास जो भी हमारे यहाँ रहती है
तो कोई भी हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, ब्लैक कलर, वाइट हो, सबके साथ क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, सोशल इक्वलिटी की भी बात वहाँ पे होती है। एंड देन क्या करते हैं कि जो हर एक पर्सन जिसने भी उस कंट्री यानी साउथ अफ्रीका की उनकी अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में काम किया, उसको आज की जो कंडीशन वहाँ तक पहुँचाने में जिन्होंने भी हेल्प करा, उन सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। और उसके साथ साथ वो क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका में जो उसमें रह रहा है, राइट, वो भले ही कितने ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों ना हो, बट उन सबको हम क्या मानते हैं, अपने यहाँ का जो नेटिव है या जो अपने यहाँ के वासी हैं उन्हें हम मानते हैं। किसको मानते हैं, वो अपना जो वहाँ पे प्रेजेंट में उनके अपने यहाँ पे रह रहे हैं। अब ऐसा उसमें नहीं आप बोल दीजिएगा मैम आपने बता दिया कि जो रह रहे हैं तो अदर कंट्रीज़ के भी काफ़ी सारे लोग रह रहे थे, वो लोग नहीं, जिनका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था और है। ओके, किसी भी ग्रुप हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, कलर के हो, जो भी डाइवर्सिटी उनके बीच में है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिली। बेसिकली उन्होंने अपने प्रीएम्बल में उन सारी चीज़ों को दिखाया है, दर्शाया है, जो भी उन्होंने क्या करा हुआ, एक्सपीरियंस करा हुआ है, मे बी दैट इज़ good or bad. Students, now I'm going to discuss our Indian Constitution preamble. Okay, you can see here. See, this is the preamble. Students, you have to, as it is copied in your notebook. Okay, and after that, I'll discuss many. You can see here, colored bold letter, words and terms. I'll discuss. Already has written on the board. You can see. So, what is here? We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of integrity of the nation. Okay, ये जो भी terms आपको मिल रहे स्टूडेंट्स, आई डिस्कस here. नेक्स्ट लास्ट में फिर क्या कहा गया कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Means हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने भी लास्ट क्लास में इसको पढ़ा हुआ था कि कब अडॉप्ट करा गया है, ये 26 नवंबर 1949 में, और इन्फोर्स कब हुआ है, ये 26 जनवरी 1950 में इम्पोज किया। दैट मीन्स इसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, बट अडॉप्ट कर लिया गया था इसकी कंप्लीशन पर ही 26 नवंबर 1949 को। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो यहाँ पे क्या बात करते हैं कि हमारी यूनिटी है, जो डाइवर्सिटी है, जो सिटीजन्स हैं, इनकी सिक्योरिटी है, ये सब कुछ बना के रखेंगे इंडिया की ना, इंटीग्रिटी वगैरह को हमें क्या करना है, डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है। और यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, हर किसी को, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो, वो होना चाहिए, इवेंट होगा। एंड जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है, वो किसमें मिलना चाहिए, थॉट में, एक्सप्रेशन में, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, हर चीज़ में होनी चाहिए। और चाहे स्टेटस की बात हो, चाहे अपॉर्चुनिटी की बात हो, या डेवलपमेंट या प्रमोशन की बात हो, वहाँ पे इक्वलिटी की बात करता है हमारा प्रीएम्बल। एंड फ्रैटर्निटी, दैट मीन्स ब्रदरहुड, ये टर्म आपके लिए ईजी होगा, अब आप जानते भी हो, ये सब की बातें करता है। तो स्टूडेंट्स, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया, फर्स्ट यही सबसे पहली लाइन है आपके प्रीएम्बल में। सो इट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनैक्टेड बाय द पीपल through their representatives and not handed down to them by a king or any outside power. Okay, that means हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हुआ, जो यहाँ पे इनैक्टेड पीपल्स हैं, राइट, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स जो भी यहाँ पे बना, जो असेंबली किया, जो लोग रूल करेंगे, आप आएंगे, उन सबको कौन लाता है, पीपल चूज़ करके भेजे हैं ना, उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव ही है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कौन रूल करेगा, अब पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे सबका रूल है, ना कि यहाँ पे कोई एक हेड होगा जो कैसा होगा, किंग या आउटसाइड ऑफ पावर, यानी बाहरी कोई पावर या किंग नहीं होगा। इवन यहाँ पे टोटली जो पार्टिसिपेशन इसका होगा इंडियन पीपल का होगा। नेक्स्ट टर्म आता है स्टूडेंट्स सॉवरेन। ओके, नेक्स्ट वन इज सॉवरेन, दैट मीन्स पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन on internal as well as external matter. No external power can dictate the government of India. It means
यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पीपल हैव सुप्रीम राइट, ओके, मीन्स जनता के पास ही सुप्रीम राइट है डिसीजन मेकिंग का, चाहे वो इंटरनल मैटर हो एक्सटर्नल मैटर हो, कोई बाहरी पावर डिक्टेट नहीं कर सकती या ऑर्डर नहीं कर सकती या वो सजेस्ट नहीं कर सकती हमारे इंडियन गवर्नमेंट को कि आप क्या करोगे कैसे करोगे, नहीं। जो जनता है, जो पीपल है, इन्होंने जो जिसे चूज़ करा हुआ है वो या तो ये डिसीजन लेंगे या जनता डिसीजन लेगी, इनके बिहाफ पे वो करेंगे, बट किसी बाहरी पावर का यहाँ पे कोई रोल में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। पूरी की पूरी जो सुप्रीम पावर है वो हमारे अपने जो पीपल हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो उनके पास रहेगी। नेक्स्ट टर्म इज सोशलिस्ट। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, ओके। ये जो भी वेल्थ है, जैसे आपने देखा होगा ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, कुछ लोगों तक पहुंचते हैं और जो हमारी जो लोअर लेवल है वहाँ तक नहीं पहुँचते, यानी लास्ट क्लास ऑफ सोसाइटी तक हर चीज़ का रिसोर्स नहीं पहुँच पाता, जो कि बहुत ज़रूरी है। हर किसी तक पहुँचने पर ही कंट्री का जो रियल डेवलपमेंट है वो माना जा सकता है, तो इसकी यहाँ पे बात की गई है। एंड गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और क्या कहा जाए कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए ऑनरशिप को, किसके, लैंड और इंडस्ट्री को, जिससे क्या किया जा सके, सोशल इकोनॉमिकल जो अनइक्वालिटीज़ हैं इनको रिड्यूस किया जा सके। जिसकी बात किसने की थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने की थी कि पॉलिटिकली तो हम इक्वल हो जाएंगे, बट सोशली और इकोनॉमिकली जब तक हम इक्वल नहीं होंगे, डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक प्रॉपर जो डेवलपमेंट है वो नहीं माना जा सकता है ना। जब हमने डिस्कस करा हुआ था लास्ट आर्टिकल, जो स्पीच थे, इनके थॉट्स थे, गांधी जी के बारे में पढ़ा, बी आर अम्बेडकर जी का था वहाँ पे, एंड नेक्स्ट नेहरू जी के भी थे, राइट। तो वहाँ पे हमने देखा ना कि लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द थॉट ऑफ गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर, तो वहाँ पे आपको ये लाइनें मिली थी। नेक्स्ट सेक्युलर, ओके। Secular means the citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Students, you know इंडिया का कोई official religion है? जैसे कि हमारा अगर हम नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो है क्या? नहीं। ऑफिशियल की बात हम कर सकते हैं ना, ऑफिशियल है, हिंदी है, इंग्लिश है, हम देखते हैं ओरिजिनल जो लैंग्वेजेस हैं वो हैं, बट अगर रिलीजन की बात की जाए, ऑफिशियल यहाँ पे टर्म है तो आप कंफ्यूज होंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो हमें मिलेगा लेकिन नेशनल लैंग्वेज तो नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे जो सेक्युलर की बात करें, फिलहाल इसको बताते नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब यहाँ पे ऑफिशियल रिलीजन इंडिया का नहीं है। क्या कोई हमारे यहाँ जो बोलते हैं ना हिंदी में क्या कहते हैं, राजधर्म कोई है देश का? नहीं, जैसे बाकी सारे कंट्रीज़ में है, जैसे तो कहीं पे आप देखोगे कि क्रिश्चियनिटी है, कहीं पे इस्लामिक कंट्रीज़ बहुत सारी है ना, और ये क्या बोलते हैं आपके जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जगह जब आप देखोगे वहाँ पे जो उनका नेशनल या ऑफिशियल रिलीजन है बुद्धिज़्म वगैरह है, जैसे तिब्बत हो गया, म्यांमार वगैरह हो गया, तो अलग अलग ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज है वर्ल्ड की जिन्होंने क्या करा हुआ अपना एक ऑफिशियल रिलीजन जिसको स्पेशली वो प्रमोट करते हैं। बट इंडिया ने क्या करा हुआ कि एक सेक्युलर कंट्री बन गई, दैट मीन्स कि हम इक्वली हर एक रिलीजन के साथ ट्रीट करेंगे। किसी को हम ये नहीं कि हाँ ये हमारे लिए स्पेशल है, इसको हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे, दूसरे को प्रमोट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक रिलीजन के आप कुछ कर रहे हो वहाँ पे आप ग्रांट वगैरह दे रहे हो, तो अगर दूसरा रिलीजन चाहता है तो आप वहाँ पे रोक नहीं सकते, मना नहीं कर सकते, टैक्सेस वगैरह उनके अलग से आप चार्ज नहीं कर सकते हो। ये चीज़ें आप और आगे डिस्कस करोगे। बुनियादी कोड चैप्टर इस बार के सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट थिंग, आई थिंक स्टूडेंट्स सेकुलरिज्म आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। हर एक धर्म के साथ, हर कम्युनिटी के साथ गवर्नमेंट का जो ट्रीटमेंट है वो इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट टर्म इज डेमोक्रेटिक। इसे आप बहुत अच्छे से जानते हो। डेमोक्रेटिक अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स and hold them accountable. The government is run according to some basic rules. Okay, जहाँ पे लीडर्स या रूलर को कौन चूज़ करता है, गवर्नमेंट खुद चुनती है कि कौन रूल करेगा, कौन शासन करेगा, कौन गवर्न करेगा, कैसे डिसीजन मेकिंग होगी, ये सारा कुछ करता है। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं और वो अकाउंटेबल भी होता है। दैट मीन्स कि क्या होता है, उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं ना, वो आंसरेबल भी तो होते हैं। आपने देखा होगा ना, अगर कभी अपने यहाँ जो ये सेशन चलता है पार्लियामेंट का, तो देखा होगा काफ़ी सारे अपोजिशन वाले उसे क्वेश्चन करते हैं, उन्हें आंसर करना पड़ता है ना प्रॉपर। अगर उन्होंने आंसर नहीं करा तो भी कितने ज़्यादा हंगामा हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस है। और अगर ऐसा नहीं होता तो वहाँ पे सवाल जवाब करने की कोई बात ही नहीं होती। वो अपनी मर्ज़ी से रूल बनाते, अपनी मर्ज़ी से इम्प्लीमेंट करते, रिजल्ट या आउटकम उन्हें पॉजिटिव मिला, नेगेटिव मिला,
जो भी था वो अपने हिसाब से हैंडल करते। लेकिन कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, एक प्रेशर होता है कि नहीं अभी हम 4-5 ईयर्स के लिए तो हैं, बट इन फ्यूचर अगर आप नेक्स्ट टाइम आना चाहते हो आपको कुछ ना कुछ तो बेहतर करना पड़ेगा। बिकॉज जो आपको पावर देने की जो रियल पावर है वो किस में है, पीपल में है, आम जनता में है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आफ्टर 5 ईयर क्या होगा, फिर से आप पावर में आ पाओगे, नहीं आ पाओगे। ओके, तो ये चीज़ अच्छी यहाँ पे, दैट इज़ द रीज़न दे हैव टू बी आंसरेबल। नेक्स्ट टर्म रिपब्लिक। So India is democratic and republic also. Okay. See, the head of the state is an elected person and not a hereditary position. अब रिपब्लिक में क्या है, डेमोक्रेसी तो हम जान गए, रिपब्लिक डिफरेंस कैसे होता है स्टूडेंट्स। रिपब्लिक में क्या होता है, जो हेड ऑफ द कंट्री होगा या हेड ऑफ द स्टेट होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, वो कौन होता है, क्या वो किसी जो हेरिडेटरी सिस्टम है वहाँ से आता है। हमारे यहाँ हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट हुज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो हेड ऑफ द स्टेट है। तो अब हेड ऑफ द स्टेट वो है तो क्या ऐसा होता है कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी आएगी तो वो प्रेसिडेंट बनेगी, इज इट पॉसिबल? नो। व्हाई? बिकॉज उनको चूज़ किया जाता है, उनको जो है इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है। दैट इज़ द अनदर मैटर कि हम उनको डायरेक्ट नहीं, इंडिया में डायरेक्ट नहीं उनको चूज़ करते हैं हम, है ना। और रीज़न पता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे यहाँ क्यों है, बिकॉज लार्ज पॉपुलेशन, दिस इज द रीज़न। लार्ज पॉपुलेशन होने की वजह से इतनी वेरिएशन से इतनी बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी या डायरेक्ट इलेक्शन करा पाना पॉसिबल नहीं है। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और फिर वो जाकर के वहाँ पे चुनते हैं। और इनका प्रोसेस क्या है वो हम आप किसी क्लास में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्किंग इंस्टीट्यूशंस, उसमें ये चीज़ आपको बताई जाएंगी और अच्छे से सुने। तो अब दैट मीन्स रिपब्लिक में क्या है, रिपब्लिक मीन्स हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल, नॉट कमिंग फ्रॉम द हेरिडेटरी सिस्टम। ओके, हेरिडेटरी सिस्टम से वो नहीं आता कि मोनार्की है, राजा है, नेक्स्ट जनरेशन उसका बेटा भी वही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो चूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आती बात जस्टिस। व्हाट इज दिस? इट मीन्स citizens can't be discriminated on the ground of caste, religion, gender, social inequalities have to be reduced in behalf पे किसी को क्या डिस्क्रिमिनेट किसी के साथ नहीं किया जा सकता। मीन्स अगर आप यहाँ के हैं सिटीजन है तो वो भी यहीं का सिटीजन है, आपका कोई रोल अगर आपकी अपनी सोसाइटी में है तो उसका भी तो रोल है। वो डिफरेंट मैटर है कि किसी का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, किसी का कम, बट उसकी भी आपकी जितनी वैल्यू हो उसकी भी एज ए सिटीजन उसकी भी उतनी ही वैल्यू है। ऐसा नहीं कि आप रिच क्लास से हो, पावरफुल हो तो आपकी जो वैल्यू वो बढ़ जाएगी। सिटीजन एक हो, एक ही काउंट होंगे, आपकी वोटिंग जो वैल्यू होगी, जो पावर है वो भी उतनी ही होगी, राइट, वोटिंग की उसकी भी उतनी होगी। तो यहाँ पे भी बात करें कि सिटीजन्स कांट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, इनके भी यहाँ पे कभी भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे क्या देखा जाएगा, उनकी क्वालिटी है। तो जिसके लिए आज मेल क्लास है वहाँ पे एलिजिबल माने जा रहे हैं, उसके लिए फीमेल क्लास भी होंगे। अगर कोई अपर कास्ट उसके लिए बात है एलिजिबल, लोअर कास्ट में क्वालिटी है तो डेफिनेटली वो भी करेगी, उसको आप हटा नहीं सकते कि नहीं आप इस कास्ट के हो, इनको अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ भी। आप किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। एंड सो और ये ऐसा क्यों है, सोशल इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए। ओके, एंड गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली ऑफ डिसएडवांस्ड ग्रुप। और गवर्नमेंट को भी जो है वेलफेयर का जो काम करना है वो ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी के लिए करना है। सिटीजन जितने भी सिटीजन उनके अपने हैं ना पीपल, हर किसी को ध्यान में रख के उन्हें काम करना है। और स्पेशली किसके लिए हमको करना है, फोकस किस पे करना तो आपको हर किसी के लिए, लेकिन आपको बेसिकली किसके डेवलपमेंट पे फोकस करना है, जो डिसएडवांस्ड ग्रुप्स हैं, जो क्लासेज हैं, जो डिप्रेस क्लासेज हैं, जो काफ़ी पिछड़ी क्लासेज हैं, उनके डेवलपमेंट पे आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किसी गवर्नमेंट को। ओके, नेक्स्ट टर्म लिबर्टी, सिंपल मीनिंग बोले तो फ्रीडम। ओके, देयर आर नो unreasonable restrictions on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts, and the way they wish to follow up their thoughts in action। यहाँ पे है कि restrictions नहीं है, आप जो भी सोचना चाहते हो सोच सकते हो, जो भी आपकी विशेज़ हैं आप उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने व्यूज़ को, अपने विशेज़ को, अपने थॉट्स को। ओके, एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शंस। क्लियर? बट ये फ्रीडम तो है स्टूडेंट्स, आपको सारा कुछ लिबर्टी तो मिली है, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इवन यहाँ पे अगर आप बेसिकली पढ़ोगे तो लगेगा हाँ सारा कुछ फ्रीडम है, बट फिर भी
अगर मॉरलिटी की बात करें तो इतना ध्यान रखना होता है ना कि हम कितने भी फ्री हैं, कुछ भी कह लें, बोल लें, कर लें, सही है, बट अपनी फ्रीडम से, अपनी किसी एक्शन से कभी किसी सेकंड पर्सन को, सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी वजह से कोई डिस्टर्ब होता है, दैट मीन्स आवर लिबर्टी इज बाउंडेड ऑन दैट पॉइंट। वहाँ पे जाकर के हमारी जो लिबर्टी, जो फ्रीडम है, वो कहीं ना कहीं क्या होनी शुरू हो जाती है, लिमिटेड होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी फ्रीडम या लिबर्टी की जो एंडिंग है वहीं से तो 7% की स्टार्टिंग होगी। हर किसी की लिमिट है, तो हर किसी, हर एक चीज़ की फ्रीडम है, बट थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है कि हाँ भाई आपको एक्सप्रेस करने का राइट है, आप बोल सकते हो, आप अपने थिंकिंग, अपने व्यूज़ को रख सकते हो, राइट। बट अब ऐसा नहीं कि आप किसी को भी उल्टा सीधा जो रॉन्ग वर्ड्स हैं इनका यूज़ करके आप बोलो, यूज़ करके बोलो पब्लिक प्लेसेस पे, सो दैट इज़ द रॉन्ग। ओके, तो मैंने कहा ना, अगर आप राइट की बात छोड़ दो, अगर थोड़ा सा मॉरलिटी भी लेते हो ना, तो भी अब समझ में आती है कि हाँ, हमें हर एक चीज़ का है, अपने डेवलपमेंट के लिए हमें सारा कुछ कर सकते हैं, फ्रीडम है, राइट है, बट थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना होता है कि सिर्फ हम ही नहीं है, इवन सोसाइटी में और भी लोग हैं। जैसे है ना कि आपकी मर्ज़ी, आप दिन में पढ़ना चाहो, रात में पढ़ना चाहो, आपका मन है कि नहीं हमें रात में खेलना है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी, घर वाले आपको हाँ थोड़ा सा मना करेंगे, रोकेंगे, बट आप खेल सकते हो जो गेम, जब जहाँ जैसे चाहे खेल सकते हो। बट अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर कैंपस में खेल रहे हो तो खेलने के चक्कर में आप क्या करो, नेबर्स की विंडोज़ तोड़ना शुरू कर दो, है ना। ये आपको राइट नहीं है, आपको खेलना, आप खेलो, दिन में खेलो, रात में खेलो, जो मर्जी वो करो, बट हाँ सेकेंड पर्सन कभी आपकी वजह से डिस्टर्ब ना हो, ये थोड़ी सी है बाउंडेशन। तो ये चीज़ें तो हालांकि आपको हायर क्लासेस में डीप में मिलती हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, नेक्स्ट इज़ इक्वलिटी। अब इक्वलिटी क्या है, अभी हमने थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे भी पढ़ा ना, जस्टिस वाले क्वेश्चन में कि किस तरह से होना चाहिए। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून की नज़र में क्या है, उसके लिए हर कोई इक्वल है। द ट्रेडिशनल सोशल अनइक्वलिटीज़ हैव टू बी एंडेड। जो अब तक हमारी सोसाइटी में रही है ना, अनइक्वलिटीज़ रही है बहुत ज़्यादा, वर्ण सिस्टम जो आपने पढ़ा है, देखा होगा उसमें कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, कितना ज़्यादा अनइक्वलिटी आपने देखी है। एक क्लास में बहुत अच्छे से चीज़ें दी गई हैं। तो अब इन इक्वलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या, लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों को रखा गया, टर्म्स को, इक्वलिटी की बात की गई कि जो आपकी ट्रेडिशनल सोशल इक्वलिटीज़ थी हैव टू बी एंडेड एंड द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और गवर्नमेंट को भी क्या चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो हर किसी के लिए होनी चाहिए। कुछ नहीं कि ये सीटें हैं भाई, नहीं यहाँ पे कुछ स्पेशल क्लासेस हैं वही रहेंगी, बाकी लोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। और इसी के लिए क्या है, जैसे रिजर्वेशन है ना, कुछ ऐसा नहीं आप बोलोगे कि अरे मैम ने तो कंफ्यूज कर दिया, रिजर्वेशन की बात कर दी सीट में, तो वो जो रिजर्वेशन है, जो एलिजिबल है, जो कर सकते हैं उनके लिए सही, बट कुछ सीट रखी जाती है किन के लिए, मैं पहले ही इसमें हमने डिस्कस किया ना कि जो डिसएडवांटेज क्लास हैं या जो डिप्रेस क्लास है, जो पिछड़ी क्लासेस हैं, उनके लिए रखा जाता है कि एटलीस्ट उससे क्या होगा, वो इंस्पायर होंगे। और इंस्पायर होंगे कि नहीं हम यहाँ पे कर सकते हैं, हमारे लिए यहाँ पे सीट्स हैं और कुछ उनको रिलैक्सेशन भी मिलते हैं, तो उससे क्या होता है, उनको इनकरेज करने के लिए किया जाता है कि इनकरेज होंगे तो वो आगे आएंगे, करेंगे। अब इनका मिसयूज़ किया जाए तो वही अलग बात है, अगर उसमें पॉलिटिक्स करने लग जाए, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द इंडियन पॉलिटिक्स। एंड नेक्स्ट टर्म है फ्रेटर्निटी। ओके, all of us should behave as if we are members of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. Means हमें हर किसी के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, जैसे कि हम एक ही फैमिली के हों। ओके, एक ही फैमिली के हों, होता ना, हमने कहा ना ब्रदरहुड की जो फीलिंग है, उसके साथ किसी के साथ आप गलत व्यवहार या बुरा बर्ताव नहीं करो, ये इसमें कहा गया है। एंड देन ये आपका जो प्रेम्बल का क्वेश्चन है, आई थिंक स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया, बट डोंट फॉरगेट आपको ये प्रेम्बल जो फ्रंट पेज पे यहाँ पे आपको मिला ना, मैं लुक हियर, दिस इज द, यू हैव टू एज इट इज कॉपी इन योर बुक, ओके, नोटबुक। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइंस। ओके, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में क्या बोला जाए स्टूडेंट्स, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट एंड वैल्यूज, a statement of values and philosophy. Okay, it is mainly about embodying these values into institutional arrangement. ये सिर्फ ये नहीं कि हाँ एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है कि चलो स्टेटमेंट्स वगैरह, वैल्यूज़, फिलोसफी सब भरा पड़ा है, नो, इवन इन सारी वैल्यूज़, स्टेटमेंट और फिलोसफीज जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, उन चीज़ों को एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में फॉर्म करने का जो काम है वो कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। So those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance
with people's aspirations and change in society. Okay, हमने कहा था ना अभी लास्ट सेकंड थर्ड जो हमारी वीडियो क्लासेस थी उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उसमें देखा कि बहुत सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन है जो रीराइट किए गए, है ना, लोगों ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि हम नहीं फॉलो करने वाले, नहीं करना। बट वहाँ पे फिर बात आती है कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना पुराना हो चुका है, इतना लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल ऑल्सो, तो अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक क्यों रन कर रहा है, क्यों हम सब इसको फॉलो कर रहे हैं? ओके, रीज़न इज़, यही वो पॉइंट है जो इसका रीज़न है कि हम अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी फॉलो कर रहे हैं। दोज हू ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद द पीपल्स एस्पिरेशंस एंड चेंज इन सोसाइटी। उन्होंने इस चीज़ को फील किया कि सोसाइटी, और डेफिनेटली आने वाले टाइम में, आज जो टाइम है क्या ऐसे ही रहेगा? नहीं, आफ्टर फ्यू ईयर्स क्या होगा, एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगी सोसाइटी में। तो इन चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखा और ये कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो पीपल्स के जो एस्पिरेशंस है इसके अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं इन चीज़ों को हम इम्पोज कर दें कि नहीं आपको इसे फॉलो करना ही करना, ये पॉसिबल नहीं ना। कहते हैं ना हार्ड चीज़ें ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती, फ्लैक्सिबिलिटी इज़ कंपल्सरी मस्ट। तो अब यहाँ पे वही बात आ जाती है, सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसलिए उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस बना दिए कि टाइम टू टाइम जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जैसी नीड्स ऑफ सोसाइटी होगी, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, चेंजेस ला दिए जाएंगे किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। बट हमने कहा ना जिसका बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जैसी सोसाइटी की डिमांड है, पीपल्स चाहते हैं, तो टाइम की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ चेंजेस ला सकते हो ताकि सर्वाइव करने में, फॉलो करने में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और ये जो ये प्रोसेस है जो चेंज करने का ना उन्होंने प्रोविज़न बना रखा है, दैट इज़ कॉल्ड द अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, और ये हमारे एक्ट किस में है, आर्टिकल 368 में आपको मिलेगा ये इसके बारे में। फ़िलहाल वो आपको अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है। सो दिस इज़ द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस डिज़ाइन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये चीज़ें यहाँ पे थी स्टूडेंट, और हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, किसके लिए है ना, कि क्या करती है गवर्नमेंट, कौन कैसे चूज़ किया जाएगा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या अपने लीडर को, रूलर को, कैसे वो जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है क्या होगा, अगर कहीं मिस्टेक हुई, कोई गलती हुई है, कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पर किसका फिर हेल्प ली जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन फिर और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, दैट मीन्स जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो भी इसमें काफ़ी लीड रोल प्ले करता है। तो वो चीज़ें हम काफ़ी कुछ है इससे रिलेटेड अभी जो आगे डिस्कस करेंगे, हमारे जो अदर चैप्टर्स हैं इन योर क्लास 9th क्लास, आई विल डिस्कस इन दैट पोर्शन। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज टोटली completed, second chapter of civics, so don't forget revision of these portion also. And one more thing students, look here, many words are there, you have to know what is the meaning of these words and definition. This is also very very important. If you will learn and understand these all, so it will be helpful to you to understand the constitutional terms and words in your lesson. Okay, so students, take care, have a nice day, thank you.